85,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट कर रही है पाकिस्तान चीनी को। यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो उनमें बहुत ज्यादा गर्मजोशी और बेहतरी आ रही है। जो भी पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की शुगर से रिलेटेड, इट इज heavily tilted towards the sugar mill owners. शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, ये अपना खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, कोई साइक्लिक इशू नहीं है। बात यह है कि मुल्क जो है वो इनफ, मोर देन इनफ प्रोड्यूस करता है शुगर। बहुत से मोस्टली जो शुगर मिल ओनर्स हैं वही उन्होंने ही अपने फ्रंटमैन आगे ब्रोकर रखवाए होते हैं। तो गवर्नमेंट ने 1.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। उधर वहाँ पे होल्डर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने सप्लाई भी रोक ली, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट भी कर दी। तो जाहिर है प्रेशर पड़ना शुरू हो गया प्राइसेस के ऊपर। कोई एक्शन ना शुगर मिल्स के खिलाफ हो रहा है, ना ही होल्डर्स के खिलाफ हो रहा है, ना इन्वेस्टर्स के खिलाफ हो रहा है, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा है। और इंडिया की जो यूएस की रिलेशन है वो डिपेंड करता है यूक्रेन और रशिया के आउटकम के ऊपर। अगर यूक्रेन पे सेटलमेंट हो जाती है तो इंडिया के ऊपर से वो प्रेशर हट जाएगा। केपी की बेल्ट फिर वो चकवाल से होती हुई ये पंजाब तक आती है, इसके अंदर अटक वगैरह, इसके नीचे शेल ऑयल एंड शेल गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद है। पिछले हफ्ते हम आपको वो पेश नहीं कर सके अपनी एपिसोड। उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ट्रैवल भी कर रहा था और हारून साहब तो तैयार थे लेकिन कोताही मेरी तरफ से थी। बहरहाल आज हम वी आर बैक टू बिजनेस और हारून साहब आज दो तीन बड़ी अहम बातें। एक तो आपको पता है कि चीनी का स्कैंडल जो है उसने पाकिस्तानी मीडिया में बहुत उस पर बात होती रही है। अभी नई जो खबर आई है कि 85,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट कर रही है पाकिस्तान चीनी को। वो चीनी जो एक्सेस में हम बना के ऑलरेडी बेच चुके हैं और उसको महंगे दामों पे दूसरे डॉलर कमा चुके हैं, एक्सपोर्ट रिबेट हासिल कर चुके हैं, अब दोबारा चूना लगा के टैक्स पेयर्स के पैसों से वो इंपोर्ट हो रहा है। तो एक तो जरा ये चीनी के क्राइसिस को समझेंगे। जारी बात है इसमें सियासत भी है, मईशत भी है, इनएफिशिएंसी भी है, सारी जो पाकिस्तान के मसाइल पे हम बात करते हैं वो एक यहाँ पे उनका ये टेस्ट केस है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि पिछली बार हमने दो तीन हफ्ते हो गए हमारी ऑनलाइन डिस्कशन नहीं हुई। यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो उनमें बहुत ज्यादा गर्मजोशी और बेहतरी आ रही है और स्पेशली इकोनॉमी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रेयर अर्थ मिनरल्स में ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया जी हम तेल पाकिस्तान का जो है वो एक्सप्लोर करने में मदद करेगा और पाकिस्तान कुछ खरीद भी रहा है क्रूड ऑयल जो अमेरिका से ही अभी इस साल पता नहीं कितने लाख बैरल जो है वो खरीदेंगे। और ये एक डेवलपमेंट हो रही है। अब ये किस हद तक जाएगी, बैरूनी सरमायाकारी कितनी आएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक दो हमारे नाज़रीन के कमेंट्स हैं उनको भी आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो चीनी का क्राइसिस, हारून भाई आप चूंकि ये पहले भी हमने वैसे बात की है ब्रीफली एक दो बार, लेकिन आज जरा तफसील में थोड़ी इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा, गुड टू सी यू। अच्छा, अब ऐसा है कि चीनी आपको पता है बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है और ये मतलब इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट और हर किसी के अपने बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। हर लॉबी जो है उसके बड़े ब्रॉड व्यूज हैं। ऑब्वियसली हम लोगों का जो है हम तो कंज्यूमर्स और फार्मर्स की जो फलाह है उसके लिए उसको मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। एंड सो मैं इसको जरा 4 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि लोगों को समझ आ सके एज मच एज आई कैन। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, तो थोड़े टाइम में इसको कोशिश करते हैं कि इसको कवर करें। तो पहले तो मैं बताऊं कि इसके रेलेवेंट प्लेयर्स कौन से हैं। तो ये आता है गवर्नमेंट पाकिस्तान में, एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री जो कि इससे और दूसरे फूड से रिलेटेड इश्यूज। अच्छा, ये कीप इन माइंड दिस इज एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो कीप दैट इन माइंड। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इसमें फिर ये बहुत ऊपर तक जा सकती है बात। तो मामला बेहतर है अगर पहले सॉर्ट आउट हो जाए, अदरवाइज फिर ये दूसरे तरीके से सॉर्ट आउट होने का भी इसका चांस है। नेक्स्ट आ जाते हैं पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन PSMA, और ये कार्टेल है शुगर मिल ओनर्स का जो कि ज़ाहिर है ओनर्स को रिप्रेजेंट करता है। तकरीबन 90 के करीब शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 40 पंजाब में हैं, 37 सिंध में हैं, 7 KP में हैं, इस तरह से। और वो मोस्टली जो है ओन्ड बाय हमारी पॉलिटिकल एलीट, सियासतदानों की हैं।
और जो सियासतदानों की नहीं है वो इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं वो लोग सियासतदानों से। तो आप समझें कि ये सारे का सारा very heavily politicized in favor of sugar mill owners ये सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री है। और therefore not surprisingly जो भी पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की शुगर से रिलेटेड, it is heavily tilted towards the sugar mill owners, so we shouldn't be surprised about that। अच्छा, उसके बाद अगले प्लेयर्स जो हैं वो फार्मर्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये कंज्यूमर्स तो आप भी हैं, मैं भी, हम सब सफर कर रहे हैं। 200 रुपया जो है वो अप्रोच कर रही है या उससे एक्सीड कर रही है डिफरेंट पर किलोग्राम। जी बिल्कुल। तो सो यू नो कंज्यूमर्स तो सफर कर ही रहे हैं, फार्मर्स बहुत सफर करते हैं, वो हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। एंड रजा, इसके अंदर अनऑफिशियली जो लोग इन्वॉल्व हैं इस सेगमेंट में, हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो वो हैं जनाब, ये आपने सुने होंगे अल्फाज, होल्डर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, प्रॉफिटियर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं। ये सारे जो हैं ये एक ही, आप समझें एक ही लाइन के लोग हैं, एक ही काइंड ऑफ कारोबार के लोग हैं। और इनकी वजह से जो है ना वो सप्लाई चेन शुगर की जो है वो डिसरप्ट होती है। हम इसके आगे बात करें। तो ये एक मैं बताना चाह रहा था कि कौन प्लेयर्स हैं इस सारी इसके अंदर। जी स्पेसिफिकली तो देखिए ना, शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, ये अपना खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, कोई पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई ऐसा पॉलिटिकल हॉन्चो नहीं है हारून भाई जिनकी शुगर मिले ना हो। और उसके ऊपर से पॉलिसीज उन्होंने ऐसी सेट करवाई है कि बस फायदा ही फायदा। तो आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट हम जरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं रजा कि इशू है क्या। तो बहुत से लोग कहते हैं जी कि वो असल में होता ये है कि गर्मियाँ आती हैं तो कंजम्पशन बढ़ जाती है, क्योंकि लिक्विड्स की कंजम्पशन बढ़ती है तो शुगर्स की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। तो देयरफॉर ये एक साइक्लिक प्रॉब्लम है। और हमारी जो प्रोडक्शन है वो जनरली स्पीकिंग वो सर्दियों के महीनों में वो उसकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर क्रशिंग होती है, इसलिए बाय द टाइम ये गर्मी शुरू होती है तो तैयार होती है हमारी क्रॉप, और इस तरह की बातें होती हैं। इन एक्चुअल फैक्ट रजा कोई साइक्लिक इशू नहीं है। बात यह है कि मुल्क जो है वो इनफ, मोर देन इनफ प्रोड्यूस करता है शुगर अपनी कंजम्पशन के लिहाज से। इशू सिर्फ इट्स अ सिस्टेमिक इशू, इट्स अ मैल प्रैक्टिस आप कह लें, या मिसमैनेजमेंट का इशू है। इट इज नॉट एन इशू ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एज सच, क्योंकि इनफ सप्लाई प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान के अंदर। सो एक तो ये बात क्लैरिफाई कर ली। नेक्स्ट, अब मसला ये है कि जो शुगर मिल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो प्रोडक्शन होती है शुगर की, दे आर सपोज टू रिपोर्ट इट। केन शुगर एक केन कमिश्नर जो है वो एक ऑफिशियल है जो कि मॉनिटर करता है बड़ी क्लोजली शुगर की प्रोडक्शन को और इसकी कंजम्पशन वगैरह को। तो जो मिल्स हैं वो जितना प्रोड्यूस करती हैं, सबसे पहले तो वो मिस रिपोर्ट करती हैं कि हमने इतना प्रोड्यूस ही नहीं किया। मसलन 1 लाख टन किसी मिल ने प्रोड्यूस किया है तो वो कहेंगे जी कि हमने तो 80,000 टन प्रोड्यूस किया है और 20,000 अपने स्टॉक में साइड पर रख देंगे। सो एक प्रॉब्लम की जड़ ये है कि मिस रिपोर्टिंग होती है। अच्छा, वो जाहिर है केन कमिश्नर साहब उधर बैठे हैं और वो खुद इन्वॉल्व हो ना हो, नीचे वाला स्टाफ जो है वो सारा मिल मिला के तो इसको बड़ी खुशसलूबी से अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि एक्चुअली आपका स्टॉक क्या है और किताबों में आप यानी कि अपने नंबर्स के अंदर आप क्या दिखा रहे हैं कि कितना स्टॉक प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है रजा कि जो मिल्स हैं ये जब प्रोडक्शन करती हैं तो ये मिडलमैन या इन्वेस्टर्स या ब्रोकर्स उनके साथ अनऑफिशियली या इनफॉर्मल किस्म का एग्रीमेंट करके तो ये अपनी प्रोडक्शन को बेच देते हैं। और वो होता ये है कि वो इन्वेस्टर जो खरीद लेता है उससे मिल को ये फायदा हो जाता है कि उसको फॉरेन रिटर्न्स आ जाती हैं। शुगर उधर ही पड़ी होती है लेकिन इट इज नॉट ओन्ड बाय द मिल बट ओन्ड बाय द इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर काइंड ऑफ आप समझिए होल्डर बन जाता है, वो स्टॉकिस्ट बन जाता है। शुगर अब स्टॉक हुई है और वो क्योंकि वो इन्वेस्टर है, ये उसका कारोबार है, उसने इसलिए ये खरीदा है स्टॉक ताकि वो इससे प्रॉफिट बना सके। तो वो उस स्टॉक को आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त रिलीज करता है जो कि उसके फायदे में हो और उसकी कोशिश होती है कि ये प्राइस जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए।
ताकि उसका स्टॉक जो है उसने जितने में खरीदा है उससे मच हायर वैल्यू के ऊपर वो स्टॉक बेच सके। शुगर मिल वाले कहते हैं जी हम तो बेच चुके हैं, हमारा तो ताल्लुक वास्ता नहीं। हालांकि बहुत से मोस्टली जो शुगर मिल ओनर्स हैं वही उन्होंने ही अपने फ्रंटमैन आगे ब्रोकर रखवाए होते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ पूरी इंडस्ट्री मिली हुई है इसके अंदर। तो सो ये सेकंड प्रॉब्लम है रजा। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब मिल ने बेच दिया अपना माल, हाँ माल लेकिन उन्होंने बेच दिया और जी अब इन्वेस्टर या ब्रोकर जो भी आप उसको कहेंगे वो आ गया, वो तो जाहिर है अपने प्रॉफिट की निगाह से बेचेगा, तो वो उतना रिलीज नहीं कर रहा मार्केट के अंदर जो कि मार्केट की डिमांड है। सो सही सप्लाई की शॉर्टेज होती है, प्राइस के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है। इतनी देर में ये क्रशिंग सीजन के बाद ये शुरू हो जाता है गर्मियों का सीजन, जिसमें डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। तीसरा इशू ये है रजा कि आई गिव यू एन एग्जांपल कि पिछले साल जून में जनाब वो नंबर्स ये थे कि जी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई है हमारे पास और एक्सेसिव क्वांटिटी जो है उसकी शुगर की हमारे पास पड़ी हुई है, तो देयरफॉर हमें अलाउ करें कि हम आपको एक्सपोर्ट अर्निंग्स करके दें, तो शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दें। ये 2024 जून की बात है। तो गवर्नमेंट ने 1.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, ये पिछले साल की बात। लो एंड बिहोल्ड ये जून 2024, बाय मार्च 2025 रजा वो जो 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट होना था वो 758,000 टन, मतलब 7.5 लाख टन, 1.5 लाख एक्सपोर्ट होनी थी और 7.5 लाख टन एक्सपोर्ट हो गई। अच्छा, वो कैसे हुई? वो ऐसे हुई जनाब कि वो ऑफिशियल्स जो थे वो यही कि जी नई क्रॉप आ रही है, नया क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, नई प्रोडक्शन आ रही है, तो अनरियलिस्टिक नंबर्स और अनरियलिस्टिक आप समझे कि प्रिडिक्शंस के जी ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की इस दफा जो है प्रोडक्शन आ रही है, वो अनरियलिस्टिक नंबर्स को सामने रखते हुए उन्होंने जो 1.5 लाख एक्सपोर्ट करनी थी वो 7.5 लाख एक्सपोर्ट करा दी 9 महीने में। अच्छा, अब जब समर ऑफ 2025 आया जी तो शुगर मिल्स जो हैं उधर वहां पे होल्डर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने सप्लाई भी रोक ली, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट भी कर दी, तो जाहिर है प्रेशर पड़ना शुरू हो गया प्राइसेस के ऊपर। राइट और अच्छा, ऊपर से रजा अभी मैं तीसरे पार्ट में बताऊंगा कि जब इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो इंपोर्ट की जो प्राइस है वो इस वक्त वर्ल्ड में बड़ी हाई है। अब जो होल्डर बैठा हुआ है वो कह रहा है यार इंपोर्ट करते हैं तो इतनी हाई है, तो मैं सस्ती क्यों बेचूं? राइट तो वो इक्वेट कर रहा है कि जो इंपोर्टेड प्राइस है मैं तो उस हिसाब से बेचूंगा। सो ये सारे प्रेशर्स इकट्ठे होकर रजा इसको जैकअप कर रहे हैं। आर्टिफिशियल, एक तो हमने एक्सपोर्ट कर दी, फिर आर्टिफिशियली होर्डिंग हो रही है, फिर इंपोर्ट प्राइस जो है वो भी बढ़ गई है। इसकी वजह से जो है वो शुगर की प्राइस पर बहुत प्रेशर है एंड देयरफॉर ये प्राइस जो है ये 200 रुपए पर किलोग्राम से इंक्रीज कर गई है। एंड फाइनली रजा ये सेकंड पार्ट कि कोई एक्शन ना शुगर मिल्स के खिलाफ हो रहा है, ना ही होल्डर्स के खिलाफ हो रहा है, ना इन्वेस्टर्स के खिलाफ हो रहा है, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा। और वजह यह है कि वो पॉलिसी आपको जैसे मैंने बताया जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हैवीली टिल्टेड टुवर्ड्स शुगर मिल्स है। और फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी कि एक रेगुलेटरी ओवरसाइट होनी चाहिए और प्रोविंसेस जो हैं वो इन्फोर्समेंट उनके हाथ में है, वो इन्फोर्स नहीं करते, वो जाके किसी को मॉनिटर नहीं करते, शुगर मिल्स को, होल्डर्स के ऊपर वो कोई हाथ नहीं डालता। सो इट्स आप समझें कि जो पॉलिसी ओवरलैप है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ जा रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दूसरी तरफ जा रही हैं। सो पॉलिसी की इनकोहेरेंस है एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट है एंड सो देयरफॉर ये सारी इकट्ठी होकर ये एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। बाकी आप कमेंट नहीं करते आपको नहीं सॉल्यूशन। आपने ये बात किया ना कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। आपको याद है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो एक FIA की एक टास्क फोर्स बनाई गई। उन्होंने कहा कि जी वो इसमें क्या क्या वही जो अब प्राइस मैनिपुलेशन और ये सारी करप्शन बेसिकली इन शॉर्ट वो सारा कुछ सामने आया डेटा, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, अब दोबारा हुआ कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये सोल्यूशन कोई ना कोई तो निकालना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप वो वहीं पे अगले अपने पॉइंट की तरफ जाएं। हारून भाई
तो मैं क्विकली सोल्यूशन पे आने से पहले मैं कुछ इंपोर्ट का मैकेनिज्म भी आपको बता दूं। 4 जुलाई को, जुलाई के महीने में गवर्नमेंट ने देखा कि जी ये तो बड़ा काम खराब होने वाला है और शुगर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है प्राइस के ऊपर, तो उन्होंने 5 लाख टन जो है वो शुगर इंपोर्ट करने का ऐलान किया और वो टीसीपी के थ्रू डिफरेंट, वो पहले 3 लाख टन इंपोर्ट किया, अब आप 85,000 टन जिसकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा, कीप इन माइंड जब हम इंपोर्ट करते हैं रजा, तो हमारे लोग जो है ना वो ग्रैन्युलर क्रिस्टल्स, बड़े बड़े क्रिस्टल जो है ना वो पसंद करते हैं। यहाँ पे शुगर जो है दुनिया के अंदर वो रिफाइंड शुगर को किया जाता है। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वी आर लाइकली गोइंग टू गेट द रिफाइंड शुगर, इट्स नॉट गोइंग टू बी द शुगर दैट आवर पीपल प्रेफर टू ईट। बहरहाल इस इंपोर्ट के अंदर भी रजा बहुत सी टेक्निकल, प्रोसीजरल, ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड हिचेस हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट भी एक इशू है। बहरहाल I'm not going to go into details on that, लेकिन इधर बताना मैं ये चाहता हूँ कि टैक्सेस और ड्यूटीज इंपोर्ट की जो हैं उसको वेव भी कर दिया, और वेव करने के बावजूद इस वक्त जो कराची के ऊपर शुगर आ रही है, ये ड्यूटीज और टैक्सेस के बगैर वो तकरीबन 160 रुपए पर केजी कराची, और अगर पंजाब में करना 10 रुपए और ऐड कर लें तो 165 के ऊपर तो वो यहाँ पे पहुंच रही है। तो जाहिर है फिर होलसेल, फिर रिटेल उसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छा, और गवर्नमेंट ने फनीली इनफ 164 रुपए फिक्स की हुई है प्राइस। अरे भाई, आपकी इंपोर्ट प्राइस जो है वो इंपोर्ट करके पहुंचती है 165 में, तो आपने 164 किस हिसाब में, यानी एक ख्याली उन्होंने ना वो प्राइस अनाउंस की हुई है। तो रजा, कमिंग टू सॉल्यूशंस, लेट्स ट्राई एंड टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। सो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में रजा इन्होंने कंप्लीटली इसको डीरेगुलेट कर दिया इस सेक्टर को, लेकिन बड़े कंट्रोल तरीके से। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि मसलन ये अगर आपने इंपोर्ट करनी होती है ना शुगर, तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ता है, फिर आपको कोटा लेना पड़ता है टीसीपी के थ्रू, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के। सो इट्स रेगुलेटेड, हेवीली रेगुलेटेड। तो इंडिया ने ये सारा कुछ खत्म कर दिया है, इट्स ओपन, जिसने इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट करे, और देयरफॉर वो एक इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आ जाती है, जो कि वर्ल्ड, क्योंकि शुगर एक कमोडिटी है, दुनिया में उसकी जो प्राइस है उसके मुताबिक इसकी प्राइस सेट होती है। अच्छा, इसी तरह फिलीपींस का एक एग्जांपल है, और फिलीपींस ने ये किया है कि उन्होंने उसको ग्रेजुअली डीरेगुलेट किया इस सारे सेक्टर को। उसका क्या मतलब है कि उन्होंने इस सब्सिडीज इंट्रोड्यूस कराई हैं, ताकि जब डीरेगुलेशन होती है तो खतरा होता है कि प्राइसेस एकदम स्पाइक करेंगी। तो उन्होंने सब्सिडीज देके आहिस्ता 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 ओवर अ पीरियड ऑफ 3, 4, 5 इयर्स उसको डीरेगुलेट किया, ताकि कंज्यूमर को जो है वो सब्सिडाइज करके चीनी जो है उनकी पहुंच से बाहर ना हो जाए। तो हमें भी इस तरह की डीरेगुलेशन जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी रुकावट रजा वो है हमारे कार्टेल्स जो हैं। तो ये डीरेगुलेट करने के लिए हमें डी कार्टेलाइज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो हर्डल है वो ये है कि ये पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग जो कार्टेल है, इसको कैसे ये डीरेगुलेट नहीं होने देता, क्योंकि डीरेगुलेट हो गया तो फिर इनकी जो है ना ये एबिलिटी टू मैनिपुलेट द प्राइसिंग, वो इनके हाथ से निकल जाती है। राइट। नेक्स्ट जी, कुछ 2-3 और क्विकली मैं बता दूं। हाँ जी। जैसा हमारी जो कंट्री है, कुछ हमें अपनी इनवर्ड थिंकिंग करने की भी जरूरत है। देखें, इस वक्त हम, वो पहले कुवैत था, अब हम नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। द हाईएस्ट शुगर पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो दुनिया में पाकिस्तान की है। कैन यू बिलीव दैट? तो कुछ हमें पैटर्न्स चेंज करने की जरूरत है। शुगर को अपनी लाइफ में थोड़ा कम करने की जरूरत है। अगर कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इसकी प्राइस कम होगी, और उसके लिए ऑल्टरनेट्स की तरफ जाएं। मसलन गुड़ जो है, गुड़ एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है, लोकल ऑल्टरनेट है, और फ्रैंकली बहुत से लोग उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन क्योंकि वो मार्केट में आम नहीं है इसलिए वो यूज नहीं होता। सो हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि कम कंज्यूम करें और दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएं। तीसरा रजा, ये शुगर केन जो है ये पानी बहुत खाती है ये क्रॉप। अब वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल हम वैसे ही वाटर स्केर्स, एक्सट्रीम वाटर स्केर्सिटी का शिकार कंट्री हैं, तो हम गन्ने की उधर लगा देते हैं फसल। तो उसकी लिए हमें अल्टरनेट क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए। ये चुकंदर जिसको बीट रूट कहते हैं, वो कम पानी लेता है लेकिन रिजल्ट वही देता है, उससे भी शुगर बनती है, सारी दुनिया के अंदर बनती है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट कि शुगर केन से हटके हम बीट रूट की तरफ जाएं।
फाइनली माय फाइनल पॉइंट इज कि शुगर केन की जो प्रोडक्शन है उसमें आउटडेटेड टेक्निक्स हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी जो रिकवरी है, केन की रिकवरी वो कम होती जा रही है। फार्मर्स को वो डिलेड पेमेंट्स, हम सबको पता है उनको पेमेंट्स नहीं मिलती है। मैं फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था कि सिंध के अंदर 36 अरब रुपए अभी तक डिलेड पेमेंट 10 साल हो गए हैं, वो फार्मर्स को नहीं दिए जा रहे। 10 साल 2014-15 की पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई। तो आप सोचिए फार्मर का क्या हाल होगा। और सो देयरफॉर ये क्लाइमेट चेंज और वाटर स्केर्सिटी और ये पुरानी टेक्निक्स की वजह से आप देखें कि सिंध की जो 37 मिले हैं उसमें से 11-12 बंद हो चुकी हैं। सो कीप इन माइंड कि वो भी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है। हमारी प्रोडक्शन कम होगी तो वो भी पुश करेगी प्राइसेस को। तो ये कुछ हैं और भी 2-3 है, बारह काफी इलैबोरेट हो गए। नहीं, बहुत इलैबोरेट, और मेरे ख्याल से सबसे अहम जो मुझे, एक तो खैर जो आवाम के ऊपर जुल्म होता है कि महंगी चीनी, जो चीज उनको सस्ती मिल सकती है, प्रॉफिट कोई और खा रहा है और वो लोग उसकी कीमत पे करें। मगर उससे भी बड़ा जुल्म पानी का बेदरेग इस्तेमाल है हारून साहब, कि जबकि पाकिस्तान एक वाटर डिफिशिएंट कंट्री है, हमें और क्रॉप्स उगानी है, दालें उगानी है, गंदम उगानी है, और उसकी बजाय ये पानी डाइवर्ट हो रहा है शुगर केन को। तो अगर मिल रही है दुनिया में और लोग प्रोड्यूस करें तो ले आए वहां से। इसकी तो ये तो इन पॉलिटिकल जो हॉन्चोज हैं उनकी वजह से ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पर फ्लरिश कर रही है, और इट्स अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशंस। एनीवे, थैंक यू, ये बड़े आपने डिटेल में मेरे ख्याल से इस क्राइसिस को कवर कर लिया एक में रजा जल्दी से क्विकली कमेंट। हाँ, 14 मिलियन बेल्स 10 साल पहले कॉटन की, कपास की पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज। वो कम होके 5-6 पे आ गई है। वजह ये है कि शुगर केन जो है वो रिप्लेस करती जा रही है कॉटन को। राइट और फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है $3-4 बिलियन की कॉटन अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए। एग्जैक्टली। तो अच्छा, एनीवे, मैं अपना हारून भाई जरा बढ़ता हूँ आलमी अमूर की तरफ, और अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात में तब्दीलियां आ रही हैं और जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका की तरफ से आने का इम्कान है, वो कहाँ तक आप उसको आप समझते हैं कि वो अहम है? वेल रजा, मेरा ओपिनियन इसके बारे में ये है कि मैं आई वुड लाइक टू सी कि ये जो समिट हुई है यस्टरडे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की, उसका, और अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन जो है वो मंडे को जा रहे हैं वॉशिंगटन प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने। एंड देयर इज होपफुली अ लाइकलीहुड कि यूरोपियन यूनियन, नेटो, यूक्रेन, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी एक समिट होगी जिसमें लेट्स सी, एंड आई एम वेरी होपफुल कि शायद कोई सेटलमेंट यूक्रेन की हो जाए। मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है इस मामले में, और बड़े बड़े टॉप के जो हमारे थिंकर्स हैं वर्ल्ड के, वो और जो एंटी रशिया, एंटी पुतिन लोग, वो भी ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास ये बेहतरीन चांस है बेस्ट डील लेने का। अगर वो यूक्रेन ये डील नहीं लेगा, इसके बाद उसको इससे वर्स ही मिलेगी। So I see, a light at the end of the tunnel. I don't want to raise my or anyone else's hopes, but अगर यूक्रेन की जंग रजा सेटल हो जाती है तो इस वर्ल्ड का जो नेक्स्ट कमिंग नियर फ्यूचर है वो बड़ा डिफरेंट होगा, और अगर नहीं होती तो वो दूसरी तरफ जाएगा। सो पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अब आ जाएं आप पाकिस्तान के ऊपर। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान, इन माय ओपिनियन, पाकिस्तान की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंडिया की यूएस के साथ रिलेशन की। और इंडिया की जो यूएस की रिलेशन है वो डिपेंड करता है यूक्रेन और रशिया के आउटकम के ऊपर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इज यूजिंग और वुड लाइक टू यूज इंडिया टू प्रेशराइज रशिया, क्योंकि इंडिया रशिया से बहुत तेल खरीदता है, रशिया से बहुत डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, और यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि भाई आप अपनी जो है रशिया के साथ जो आपकी डीलिंग्स हैं, जो आप उनसे बाय करते हैं, आप उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये यूक्रेन की जंग जो है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बन रही, इसलिए आप ये बंद करें उनके साथ ट्रेड करना। सो यूएस का गोल ये है।
अगर यूक्रेन पे सेटलमेंट हो जाती है तो इंडिया के ऊपर से वो प्रेशर हट जाएगा, और मोस्ट लाइकली फिर इंडिया के साथ जो कि टैरिफ्स अभी 50% तक चले गए हैं, मोस्ट लाइकली इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड डील हो जाएगी अगर तो यूक्रेन का मामला सेटल हो। और अगर रजा इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की जो अफादियत है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, वो जो अभी नजर आ रही है इन माय ओपिनियन, वो उतनी नहीं रहेगी। तो इट्स अ बिगर इशू देन व्हाट वी सी। बहरहाल फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, इस वक्त हमें अपनी स्पिरिट्स को अलाइव और पॉजिटिव रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्वियसली वो नेटली बेकर है, ये बाकर वो मिली हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और एनर्जी, मिनरल्स, माइनिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन आपने जैसे कहा था 1 मिलियन बैरल्स अ मंथ उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ साइन किया है, और उसमें रजा कुछ मुझे अनकन्फर्म रिपोर्ट्स मिली थी कि पाकिस्तान को एलसी खोलने में इशू हो रही है, वो अमेरिकन बैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पता नहीं वो सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ। बहरहाल ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है रजा, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो शेल के रिजर्व्स हैं वो बड़े ऑप्टिमिज्म है उसके ऊपर। सो जो केपी की बेल्ट, फिर वो चकवाल से होती हुई ये पंजाब तक आती है, इसके अंदर अटक वगैरह, इसके नीचे शेल ऑयल एंड शेल गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, अल्लाह करे कि वहाँ पे कोई एक्सप्लोरेशन हो और हमारी भी किस्मत जो है वो बदले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि मोदीज ने हमारी रेटिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव की है, मार्जिनली भी इम्प्रूवमेंट है, और मेरे ख्याल से ये भी एक, और अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पॉलिसी रेट मजीद लोअर होगा, तो वो भी होपफुली इन्वेस्टमेंट को हेल्प ही करेंगे, और थ्योरी तो यही कहती है कि वो हेल्प करेंगे। अब वो होता है कि नहीं होता, वो आगे देखने वाली बात है हारून भाई। तो मेरे ख्याल से आज के हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, और खुदा करे कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक्सप्लोरेशन ऑयल की, मिनरल्स की लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान को फायदा दे। ये याद रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में जो लोग समझ रहे हैं कि जी पता नहीं कोई अभी तेल निकल आएगा, मिनरल्स निकल के बिकना शुरू होंगे, ये 5 से 10 साल तो कम से कम चाहिए, 10 साल बल्कि एवरेज लगते हैं जो टाइम पीरियड है। तो हारून भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह नाजरीन हम दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते एक और मैं कमेंट जो हमें एक आया था लास्ट वीक, मैं उसका जिक्र कर दूं। हमारे एक व्यूअर हैं, और थैंक यू सबसे पहले कि जो लोग देखते हैं हमारा शो और कमेंट भी करते हैं, मिर्जा बेग 92 नाम है उनका। उन्होंने कहा कि जी हारून साहब आपसे वो पूछ रहे हैं कि जी आप रिफॉर्म प्रीच कर रहे हैं और फॉरेन लाइंस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कब ग्राउंड पे चेंजेस होगी और सेस्मिक यानी कि हिला देने वाली तब्दीलियां, कस्टम्स, एफबीआर, जिससे कि हमारी रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, स्मार्ट इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स कैसे मटेरियलाइज होगा, और एक नई ब्यूरोक्रेसी जो है वो कैसे सामने आएगी जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। बड़े बहुत सारे सवालात हैं। आई गेस वो आपके सॉल्यूशंस वाली जो डिस्कशन होती है उसी के इर्द गिर्द है, वो जो 3-4 बड़ी बातें हम करते हैं, तो इस पर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर हम नाज़रीन से खुदाफिज करते हैं। रजा, मैं समझता हूँ, देखें, एक सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन जो है वो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अब वो फॉर्म क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इलेक्शंस हो या ना हो, मतलब इट्स अ टोटली नॉन पॉलिटिकल काइंड ऑफ व्यू दैट आई हैव, कि जब तक ये पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन नहीं होगी, जो भी हम करेंगे उसका आपको उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहेगा। और मैं समझता हूँ अगर जो भी करना आगे को केयरटेकर सेटअप लाना है, या कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाना है, या कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर इलेक्शन कराने हैं, जो भी करना है, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करके एक पेज पे लाके उसके ऊपर अग्रीमेंट करने की जरूरत है। और अगर ये हो जाए तो इसकी आउटकम जो भी निकलेगी, मैं समझता हूँ वो एक सेटअप होगा, जो कि ये सारी जो चीजें जो हम इसकी बात करते हैं, ये बेग साहब ने भी जिसकी बात की है, वो जो 5 पॉइंट्स जिनकी मैं टॉप 14 में से टॉप 5 जो करने, वो उसका चांस हो सकता है। एंड यू विल सी, मेरा फाइनल कमेंट ये है, जिस दिन ऐसी गवर्नमेंट आएगी आपको खुद समझ आ जाएगी, वो बड़े डिफरेंट किस्म के लोग होंगे और वो ऐसी बातें करेंगे जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होंगी, एक्सेप्ट इस प्रोग्राम के अंदर।
ठीक, आई होप सो, आई होप सो। आई एग्री विद यू, रिकंसिलिएशन हमेशा अच्छी होती है पॉलिसी के लिए, मगर हारून भाई अभी कोई उसका माहौल नहीं लग रहा। एक अहम फरीक जिसने जो रिकंसिलिएशन में उसका एक रोल होना है, वो फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मेरे टर्म्स के ऊपर जो है सब शिकस्त खा के सलूट करें मुझे, तो फिर बात बनेगी। अब मैं नाम नहीं लूंगा फरीक के, सुनने वाले अपनी अपनी मर्जी से इसको It can इंटरप्रेट, go either way, right? इट कैन गो आइदर वे, एग्जैक्टली यही। तो इसीलिए आज के लिए खुदाफिज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, नाज़रीन आपके सवालात का भी, कमेंट्स का भी। खुदाफिज।